तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 के एक हॉरर फिल्म की। नाम है ब्रिंग हर बैक। और जो भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, उससे एक बात तो साफ है, ये आपकी वो टिपिकल भूत प्रेत या दरवाजे के पीछे से भू करने वाली कहानी बिल्कुल नहीं है। असल में सवाल यह है कि एक फिल्म बिना किसी राक्षस या आत्मा के इतनी ज्यादा डरावनी कैसे हो सकती है। आज हम इसी राज को खोलने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये फिल्म एक बहुत ही दिलचस्प दांव खेलती है। ये दर्शकों से कहती है, असली डर बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। और जो सारे विश्लेषण हमारे सामने हैं, वे इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। ये फिल्म डर को एक झटके की तरह नहीं, बल्कि कह सकते हैं एक जहर की तरह इस्तेमाल करती है, जो धीरे धीरे आपके अंदर फैलता है और फिल्म खत्म होने के बाद भी उसका असर नहीं उतरता। इसका डर चीखने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। तो फिर इसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? बिना कोई बड़ा राज खोले यह हमें कहाँ ले जाती है? कहानी की शुरुआत होती है दो छोटे भाई बहनों से, जो एक बहुत ही दर्दनाक हादसे से गुजरे हैं। इस हादसे के बाद उन्हें फॉस्टर केयर सिस्टम में डाल दिया जाता है, यानी एक ऐसी जगह जहां उन्हें एक नई देखभाल करने वाली मिलती है। और बस यहीं से कहानी का वो जो साइकोलॉजिकल जाल है, वो बुनना शुरू होता है। और ये जो नई केयर टेकर है, यही कहानी का केंद्र है ना? बाहर से देखने में वो एक परफेक्ट इंसान लगती है, शांत, देखभाल करने वाली, बिल्कुल वैसी जैसी उन बच्चों को जरूरत है। बिल्कुल, और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा धोखा है। वो बाहर से जितनी शांत और अच्छी दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। उसके अतीत में किसी अपने को खोने का गहरा शोक है, एक अपराध बोध है जो खाया जा रहा है। और इसी शोक से जन्म लेता है एक खतरनाक जुनून, किसी को वापस लाने का जुनून। और ये जुनून ही फिल्म का असली मॉन्स्टर है। तो ये जो जुनून है, यही फिल्म का असली हॉरर है। इसका ये हुआ कि फिल्म हमें टिपिकल भूत प्रेत वाले तरीकों से नहीं डराती। इसका अंदाज कुछ और ही है। मुझे ये स्लो बर्न टेंशन वाला आइडिया बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, स्लो बर्न का मतलब ही यही है कि डर की आग धीमी आंच पर पकाई जाती है। इसमें अचानक से कुछ नहीं होता। कोई दरवाजा अपने आप नहीं खुलता, कोई परछाई अचानक नहीं दिखती। यहाँ तनाव धीरे धीरे बढ़ता है। हर सीन, हर शांत लम्हा भी एक आने वाले खतरे का एहसास कराता है। आपको पता होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि क्या और कब। ये इंतजार ही सबसे ज्यादा डरावना होता है। लेकिन क्या स्लो बर्न का ये भी नहीं कि फिल्म बोरिंग हो सकती है? कई लोगों को तो आदत होती है हर 10 मिनट में एक डरावने सीन की। बिना उसके क्या दर्शक बंधा रह पाएगा? ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है ऐसी फिल्मों में। और जो विश्लेषण हमारे पास है, वो भी मानते हैं कि इसकी रफ्तार सबको पसंद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ फिल्म मेकर का मकसद आपको सिर्फ कुछ पल के लिए डराना नहीं है। उनका मकसद है आपके दिमाग में एक बेचैनी पैदा करना। वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आपको किरदारों की मानसिक स्थिति का एहसास होने लगता है। डर यहाँ किसी घटना में नहीं, बल्कि उस माहौल में है, उस घुटन में है। ये आपको सहज होने का एक भी मौका नहीं देती। तो ये उस तरह का डर है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी साथ रहता है। आप थिएटर से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन फिल्म आपके दिमाग से बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल। एक विश्लेषण में बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, डर धीरे धीरे दिमाग में उतरता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये वो डर नहीं है जो आपको उछलने पर मजबूर कर दे। ये वो डर है जो आपको रात में सोने न दे, जो आपको अपने आसपास के लोगों पर भी शक करने पर मजबूर कर दे। और इस डर को असली बनाने के लिए एक्टिंग का बहुत बड़ा हाथ होगा, खासकर उस केयरटेकर के किरदार का। ये बताया गया है कि उसका किरदार इसलिए इतना डरावना है क्योंकि वो बहुत असली और मानवीय लगता है। यही तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। जब विलन कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान होता है जिसके इरादे प्यार और शोक जैसी भावनाओं से जुड़े हों, तो डर और भी गहरा हो जाता है। आप उस किरदार के दर्द को कहीं ना कहीं समझते हैं, आप उसकी तकलीफ महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसके कामों को देखते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ दर्द खत्म होता है और कहाँ पागलपन शुरू होता है। और शायद यही चीज इसे और ज्यादा खौफनाक बनाती है, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी किसी को खोने का दर्द महसूस किया है। फिल्म उस दर्द को लेकर उसे एक ऐसी चरम सीमा तक ले जाती है जहां वो विनाशकारी बन जाता है। आपने सही पकड़ा। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे अच्छी भावनाएं भी जब हद से गुजर जाएं तो खतरनाक हो सकती हैं। और सिर्फ केयरटेकर ही नहीं, बच्चों की एक्टिंग को भी बहुत सराहा गया है।
उनका डर, उनकी उलझन, उनकी लाचारी, सब कुछ बहुत स्वाभाविक लगता है। कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं है। जब आपको स्क्रीन पर दिख रहा डर असली लगता है तो वो आपका अपना डर बन जाता है। तो ये सब कुछ बहुत यथार्थवादी रखने की कोशिश की गई है। मतलब फिल्म बनाने वाले चाहते हैं कि दर्शक ये भूल जाएं कि वो एक फिल्म देख रहे हैं। हाँ, और इसी यथार्थवाद को बनाने में फिल्म का कैमरा और साउंड डिजाइनिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कैमरा वर्क को क्लोज और क्लॉस्ट्रोफोबिक बताया गया है। क्लॉस्ट्रोफोबिक मतलब घुटन भरा। इसे थोड़ा और खोलिए, ये काम कैसे करता है? वो भी घुटन महसूस होने लगती है। कई सीन में कैमरा किरदारों के ठीक पीछे होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। इससे आपको ऐसा लगता है जैसे कमरे की दीवारें आप पर भी सिकुड़ रही हों और भागने की कोई जगह ही नहीं है। दर्शक होने के नाते आप सुरक्षित महसूस नहीं करते। आप भी उसी घर में उसी खतरे के साथ कैद हो जाते हैं। वाह! और इस माहौल को बनाने में रंगों और आवाज का भी इस्तेमाल हुआ होगा। बहुत चालाकी से। पूरी फिल्म में ठंडे और डल रंगों जैसे नीला, ग्रे और फीके हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। ये रंग एक तरह की उदासी और निराशा का भाव पैदा करते हैं। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि इस घर में सूरज की रोशनी आती है। सब कुछ भारी और बोझिल लगता है। और साउंड? बिना जंप स्केयर वाली फिल्म में साउंड का इस्तेमाल कैसे किया होगा? आजकल तो बैकग्राउंड स्कोर से ही आधा डराया जाता है। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल ना के बराबर है। ज्यादातर सीन खामोशी में होते हैं। और ये एक बहुत हिम्मत वाला फैसला है। बिना म्यूजिक के हॉरर, तो फिर ये खामोशी काम कैसे करती है? क्या होता है उन सीन्स में? वो खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। जब स्क्रीन पर सब कुछ शांत होता है तो आपका दिमाग खुद उस खामोशी को भरने लगता है। आपका हर आहट पर ध्यान जाता है। फर्श के चरमराने की आवाज, दूर से आती पानी टपकने की आवाज या किसी के सांस लेने की हल्की सी आवाज। ये छोटी छोटी आवाजें उस सन्नाटे में 100 गुना ज्यादा डरावनी लगती हैं। फिल्म बनाने वाले जानते हैं कि इंसान का अपना दिमाग ही सबसे बड़ा हॉरर फिल्म डायरेक्टर है और वो बस उसे काम करने का मौका दे देते हैं। तो मतलब फिल्म का हर एक पहलू, कहानी, एक्टिंग, कैमरा, रंग और यहाँ तक कि खामोशी भी सिर्फ एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। वो किस हद तक अंधा बना सकता है और किसी को वापस पाने की जिद कितनी विनाशकारी हो सकती है। तो फिल्म का डर सिर्फ किरदारों के कामों से नहीं बल्कि उनके इरादों से पैदा हो रहा है। एक माँ जैसा प्यार जिसे इतना पवित्र माना जाता है, यहाँ उसी से तबाही हो रही है। हाँ, और यहीं पर फिल्म दिमाग खराब कर देती है। वो हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि शायद सबसे खतरनाक राक्षस किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो तो हमारे ही अंदर, हमारे अपने दुख और जुनून में छुपे होते हैं। यही फिल्म का सार है। लेकिन क्या फिल्म में कोई कमी नहीं है? हर विश्लेषण में कुछ कमजोरियों का भी जिक्र होता है। के लिए ये जरूरी भी है। सबसे पहली बात तो वही है जिसका हमने जिक्र किया, इसकी धीमी रफ्तार। जो लोग तेज तर्रार हॉरर के आदी हैं, उन्हें फिल्म शायद बहुत धीमी और उबाऊ लगे। दूसरी आलोचना इसके अंत को लेकर है। इसका अंत सीधा और स्पष्ट नहीं है। ये दर्शकों के सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, जो कुछ लोगों को अधूरा या असंतोषजनक लग सकता है। और एक चेतावनी भी दी गई है ना हाँ, कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। इसमें कुछ सीन ऐसे हैं जो मानसिक रूप से बहुत भारी और असहज करने वाले हैं। ये फिल्म इंसानी दुख और जुनून को उसकी पूरी भयावता के साथ दिखाती है, बिना किसी लाग लपेट के। इसलिए जो दर्शक संवेदनशील विषयों को लेकर सहज नहीं है, उन्हें शायद इससे दूर रहना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फिल्म किसके लिए बनी है? अगर किसी को इस तरह का अनुभव चाहिए तो उसे कौन सी दूसरी फिल्में पसंद आई होंगी? वो कुछ फिल्मों से इसकी तुलना करते हैं। अगर किसी को हेरिडिटरी या द बाबाडुक जैसी फिल्में पसंद है, तो उन्हें ये फिल्म भी पसंद आने की पूरी संभावना है। ये दोनों ही फिल्में अपनी मनोवैज्ञानिक हॉरर के लिए जानी जाती हैं। उनमें भी डर का स्रोत बाहरी नहीं बल्कि पारिवारिक दुख और मानसिक आघात होता है। बिल्कुल। इन फिल्मों की तरह ब्रिंग हर बैक भी हॉरर का इस्तेमाल इंसानी भावनाओं की गहराई में उतरने के लिए करती है। एक और फिल्म जिससे इसकी तुलना की गई है वो है टॉक टू मी। ये भी दिखाती है कि कैसे शोक और उत्सुकता युवाओं को खतरनाक रास्तों पर ले जा सकती है। ये फिल्में उन दर्शकों के लिए हैं जो हॉरर में सिर्फ डरना नहीं बल्कि कुछ महसूस करना और सोचना भी चाहते हैं। और इसके दूसरी तरफ अगर कोई द कॉन्जरिंग या इंसिडियस जैसी जंप स्केयर वाली फिल्मों का फैन है तो शायद ये फिल्म उन्हें निराश कर सकती है। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा। ये एक ईमानदार मूल्यांकन है जो दर्शकों की उम्मीदों को सही दिशा देता है,
हर तरह की हॉरर का अपना दर्शक वर्ग होता है। ये फिल्म उस दर्शक के लिए है जो एक गहरे भावनात्मक और बेचैन कर देने वाले अनुभव के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि ब्रिंग हर बैक को सिर्फ एक डरावनी फिल्म कहना शायद गलत होगा। ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, एक विश्लेषण में इसे बहुत अच्छे से कहा गया है, यह एक डरावनी फिल्म नहीं बल्कि एक डरावना अनुभव है। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। फिल्म तो 2 घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन अनुभव आपके साथ रह जाता है। और शायद इसीलिए एक और लाइन जो बार बार सामने आई वो ये थी, ये फिल्म देखने के बाद खत्म नहीं होती, ये आपके दिमाग में रुक जाती है। बिल्कुल, इसके किरदार, इसका माहौल और इसके उठाए गए सवाल, ये सब आपके साथ घर जाते हैं। एक अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर की यही पहचान है। ये आपको सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपको बदल देती है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे दिमाग में अटक गया है, जैसे मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। हम हमेशा प्यार को एक बचाने वाली, एक पवित्र शक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर वही प्यार किसी को खोने के दर्द से मिलकर एक जुनून बन जाए? तब प्यार और तबाही के बीच की वो महीन रेखा कितनी धुंधली हो जाती है।